हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए 2022, तो वो मेरे साथ आके जुड़ सकते हैं फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 2 की प्योर कंटेंट, मतलब पूरे कंटेंट के साथ क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चल रहा है अभी चैप्टर नंबर 2, जो है किसका, यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसकी आप लास्ट क्लासेस ले सकते हैं। फिलर फॉर्म में प्लेलिस्ट में आपको कॉमर्स पेपर 2 के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, और अभी चैप्टर नंबर 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी नोटिफिकेशंस आपको लिंक्स मिलती है क्लासेस की, ये कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फिलर फॉर्म के टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल पे। तो जाके आप इनको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 2 की इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 के इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो फिलर फॉर्म के साथ जुड़ के तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। तो हमने कुल मिला के टोटल 10 सिद्धांत के बारे में हमने जाना था। पहले इनको अच्छे से हमने क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लासेस में हम इनको अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पूरा समझ चुके हैं, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आज, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि इसी चैप्टर के कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक रह गए हैं आपके 2, उनके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं क्या बोलती हूँ, हम करेंगे प्रैक्टिस MCQs। तो इसी क्लास में हम पहले उन 2 टॉपिक के बारे में देखेंगे, उनकी बात करेंगे, और फिर हम करेंगे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लासेस में जो हुआ है, जो हमने थ्योरीज पढ़ा है, उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया है, ताकि जब वो अब क्या करेंगे बोलो, जब MCQ सॉल्व करेंगे तो वो इजीली आंसर कर पाएंगे, है ना। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो चलिए पहले 2 जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, एक देश दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करता है। एक तो कब करता है वो, जब गेन फ्रॉम ट्रेड, उसे व्यापार करने से किसी दूसरे देश के साथ क्या होता है, उसे उस व्यापार से अगर लाभ होता है, तभी वो क्या करना चाहेगा, दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहेगा। वरना वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। अगर उसका व्यापार अपने देश में अच्छा चल रहा है, तो वो अपना व्यापार एक्सटेंड तभी करना चाहेगा ना दूसरे देश के साथ मिलके, जब उसे वहाँ भी क्या हो रहा होगा, लाभ कहीं ना कहीं उसे मिल रहा होगा, तभी वो व्यापार में रुचि रखेगा। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से किसी देश को लाभ हो सकता है, जब वो किसी दूसरे देश के साथ मिलके व्यापार करेगा। तो फर्स्ट है आपका स्टैटिक गेन। स्टैटिक गेन मीन्स स्थिर लाभ। ठीक है, ये लाभ क्या होता है, सिर्फ एक बार होता है। मान लीजिए अमेरिका ने इंडिया को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, इंडिया की किसी कंपनी को, कि आपका ये प्रोडक्ट हमें चाहिए है हमारे देश में। तो क्या हुआ, उनको एक बार लाभ हुआ, उन्होंने सिर्फ एक बार इसकी डिमांड की है इंडिया के किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इससे इंडिया की कंपनी को एक बार लाभ होगा, इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सिर्फ एक बार लाभ होगा। मीन्स टू से ये स्टैटिक गेन है। ठीक है, स्थिर लाभ है। और नेक्स्ट है आपका डायनामिक गेन। ठीक है, गतिशील लाभ। गतिशील लाभ क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, एक बार नहीं होता है, ये नियमित रूप से होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कोई गुड्स बन रहा है पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया में, तो उसकी डिमांड दूसरे देश में मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, यूटिलाइज हो रहा है उस प्रोडक्ट का अन्य देशों में भी। तो क्या होगा, जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे इंडिया की कंपनी गुड्स बनाएगी और दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेगी। तो ये नियमित रूप से चलता रहेगा और इससे इंडिया को क्या होगा, लाभ होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से दो तरीके से क्या होता है आपका लाभ होता है एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने में, तभी वो रुचि लेता है दूसरे देश के साथ व्यापार करने में। ठीक है, एक तो है आपका स्टैटिक गेन यानी कि आपका स्थिर लाभ, और दूसरा है आपका डायनामिक गेन यानी कि आपका गतिशील लाभ। आई होप अच्छे से क्लियर है कि दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर है। क्या होता है कि एक देश तभी व्यापार करेगा दूसरे देश से जब उसे लाभ होगा, एक या तो हो सकता है उसे सिर्फ एक बार लाभ या हो सकता है उसे नियमित रूप से लाभ। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक देश और कब व्यापार करेगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड कहने का मतलब कब व्यापार करेगा, व्यापार की शर्त के अकॉर्डिंग कि आप जितना किसी दूसरे देश को दोगे और उतना आपको क्या बदले में मिलेगा। ठीक है, आप जितना किसी दूसरे देश को दे रहे हो उसके बदले में आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, तो क्या होगा, किसी देश को बेनिफिट होगा। ठीक है, और वो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में इंटरेस्टेड रहेगा, रुचिगत रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्यापार की शर्त क्या होती है कि हम जितना दूसरे देश को दे रहे हैं उससे कितना परसेंटेज ज़्यादा हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस बात में इंटरेस्टेड अगर कोई देश रहता है तो वो क्या करना चाहता है, दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहता है, उसमें रुचि लेता है। ठीक है, अब 3 टाइप से होता है इसमें। फर्स्ट है आपका नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड इंडेक्स। इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये, इसमें एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, यानी कि निर्यात के मूल्य का जो सूचकांक है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है किसका, जो आयात के मूल्य का सूचकांक होता है उससे। तो आपका क्या निकल के आ जाता है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ इंडेक्स यानी सकल बार्टर शर्त में कैसे सूचकांक निकलता है। इसमें क्या होता है, देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स नेट बार्टर में तो क्या किया गया था, प्राइस लिया गया था। ठीक है, अब ग्रोस में क्या लिया जाएगा, क्वांटिटी यानी मात्रा ली जाएगी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स निर्यात की मात्रा का सूचकांक जिसमें क्या डिवाइड कर दिया जाएगा, इंपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स आयात की मात्रा के सूचकांक को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आपका जो ग्रोस नेट बार्टर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ कि जो आपका नेट होता है उसमें तो होगा प्राइस इंक्लूड, और जो आपका ग्रॉस बार्टर होता है उसमें आपका इंक्लूड होगा क्वांटिटी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और फिर थर्ड है आपका इनकम बार्टर टर्म्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अब इनकम बार्टर में क्या होता है कि जो आपका नेट बार्टर निकल के आता है, नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड इंडेक्स, उसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, इंडेक्स ऑफ साइज ऑफ एक्सपोर्ट से। जो निर्यात का कितना साइज है उसका जो सूचकांक निकल के आएगा उसके साथ क्या कर दिया जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीप्लाई वाला आपको दिख रहा है साइन, ये कहाँ पे आएगा, इन दोनों के मिड में आएगा। ठीक है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसको, इंडेक्स ऑफ साइज ऑफ एक्सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो जब आप नोट डाउन करो तो मल्टीप्लाई लगा देना इनके बीच। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में इन 3 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। कब टर्म्स ऑफ ट्रेड के थ्रू कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा, जब जितना वो किसी देश को दे रहा है उतना या उससे ज़्यादा अगर उसे मिलता है रिवर्स में, तब वो इंटरेस्टेड रहेगा दूसरे देश के साथ व्यापार करने में। आई होप स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हैं कि एक था आपका गेन्स फ्रॉम ट्रेड यानी उसे लाभ होता है 2 तरीकों से, स्टैटिक गेन, डायनामिक गेन, यानी या तो एक बार या तो फिर नियमित रूप से। फिर हमने बात की थी टर्म्स ऑफ ट्रेड की व्यापार की शर्त के बारे में कि जितना आप देते हो किसी देश को उतना या उससे ज़्यादा जब आपको मिलता है तो आप व्यापार करना चाहते हो। इसमें हमने देख लिया नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड आफ्टर दैट इनकम बार्टर। इन तीनों के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पुटअप किए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।
आई होप यहाँ तक अच्छे से सबको क्लियर है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे किसकी, बोलो। हम करेंगे, हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। कौन सा? चैप्टर नंबर 2, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और अब हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज की, क्योंकि क्वेश्चन करना मस्ट है, बिकॉज वी वांट JRF. So let's practice of MCQs of chapter number 2, theories of international trade. Let's start. Here your question number first. इसको अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, और मैं आपको दूंगी सिर्फ और सिर्फ 13 सेकेंड, जिसमें आपको करना है, देना है सबको इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले रीड आउट करते हैं अच्छे से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। आई होप अच्छे से सबने याद की है हर एक थ्योरी को। ठीक है, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज प्रोपाउंडेड बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने किया स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बताना। एडम स्मिथ ने किया, डेविड रिकार्डो ने किया, मार्शल ने किया, रॉबिन्स ने किया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए स्टूडेंट्स, आपका हो चुका है टाइम ख़त्म। अब हम मुझे जल्दी से बताइए। वेरी गुड, जिन्होंने भी एकदम करेक्ट आंसर किया है, जिन्होंने भी आंसर किया है डेविड रिकार्डो, उनका बिल्कुल सही है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे ही तुलनात्मक लागत सिद्धांत, हाँ मैम ये तो दिया था, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत बार पुटअप हुआ है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, सो वेरी गुड, जिन्होंने भी एकदम सही आंसर दिया है, और जिनका आंसर गलत है वो रिवाइज कीजिए अच्छे से क्लास को, और फिर आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेविड रिकार्डो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये भी तुलनात्मक लागत से ही रिलेटेड है। ठीक है, अज्यूम्स सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आई लाइक थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एक सिंगल फैक्टर को लेके चलता है। ठीक है, तो इनमें से वो सिंगल कारक, एक कारक कौन सा है उत्पादन का? टेल मी। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट है लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल पूंजी होगा, ठीक है, राजधानी नहीं होगा। फिर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से किस एक फैक्टर को वो लेके चलता है? कौन सा सिद्धांत? तुलनात्मक लागत सिद्धांत, ये आपको बताना है। ऑल ऑफ दीज तो इसमें हो नहीं सकता, बिकॉज एक फैक्टर है। तो ये जो 3 है ऑप्शंस, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो इस बार मैंने आपको पूरे 13 सेकंड्स दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, बहुत इजी सा है। किसको देखते हैं मैम? मैंने कितनी बार आपको बताया था स्टूडेंट्स, किसको देखते हैं? लेबर को। ठीक है, तो इसमें मेन हम किसको लेके चलते हैं? मेन हमारा फैक्टर कौन सा रहता है? लेबर रहता है। आई होप किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अच्छे से इसको, चलिए देखते हैं। What are the assumptions? क्या मान्यता है कौन से सिद्धांत की? हेक्सर-ओलिन मॉडल। तो अब सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा। अरे कौन सा था हेक्सर-ओलिन का? बहुत इजी है, मैं भी आपको बता देती हूँ। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दी थी? हेक्सर-ओलिन ने दी थी। तो अब जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है कि क्या क्या मान्यताएं थी इस थ्योरी की, हेक्सर-ओलिन थ्योरी की, कि नो ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रेड, व्यापार में कोई बाधा नहीं है, कमोडिटीज़ एंड फैक्टर आर परफेक्टली कम्पिटिटिव, जो आपकी वस्तुएं उत्पादन जिनका हो रहा है वो, और जो फैक्टर्स हैं वो पूरी तरह से आपस में क्या है?
प्रतिस्पर्धी हैं, कम्पिटिटिव हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बोथ कंट्रीज ऑपरेट एट सेम लेवल ऑफ इफिशिएंसी। जो दोनों व्यापार आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उन देशों की एफिशिएंसी समान स्तर पर वो दोनों काम करती है, उनको समान कुशलता के साथ, ठीक है, या फिर ये सभी। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तीनों टाइप के ऑप्शन हैं, मीन्स टू से कि हेक्सर ओलिन इस थ्योरी पे काम करती है कि व्यापार में कोई भी बाधा नहीं आ रही है, प्रशुल्क से, टैरिफ से रिलेटेड या अन्य टाइप की कोई भी बाधा इसमें इंक्लूडेड नहीं है दोनों देशों में, ठीक है। और जो कमोडिटीज़ और जो फैक्टर्स हैं वो परफेक्टली क्या है, कम्पिटिटिव है, और साथ ही साथ जो दोनों देशों की काम करने की एफिशिएंसी लेवल है वो क्या है, बिल्कुल समान स्तर पे है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के जो अजम्पशन है वो लेके चलती है आपकी हेक्सर ओलिन थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको अच्छे से। चलिए, आई होप क्लियर है सभी को। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपका है बहुत ज़्यादा इजी। इसमें आप तुमको बताना है कि निरपेक्ष लाभ का व्यापार एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये विकसित की गई है। बहुत इजी है आई थिंक, राइट स्टूडेंट्स। तो किसने की थी? फर्स्ट है आपका हैबरलर ने, सेकंड है डेविड रिकार्डो ने, सी ऑप्शन है एडम स्मिथ ने, एंड आफ्टर दैट अल्फ्रेड मार्शल ने। तो जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, निरपेक्ष लाभ का व्यापार जो थ्योरी है वो किसने विकसित की थी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत इजी है ये। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ, ठीक है। इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये आपको क्रैम करना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दी थी? बोलो। मैम दी थी हेक्सर ओलिन ने, ठीक है। ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये क्या किया मैंने, खुद ही इसका आंसर बता दिया चलो ठीक है, फिर भी देख लो कि जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित की थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट बताना है। वैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पर फिर भी आप सब मुझे बताइए। ए है आपका डेविड रिकार्डो, बी है बर्टिल ओलिन, सी है जेएस मील, और डी है सीपी किंडलबर्गर। तो जल्दी से मुझे आप आंसर बताइए इसका। आई थिंक इसमें ज़्यादा टाइम देने वाली चीज़ नहीं है, राइट। देखिए इसमें पूरा नाम दे दिया है, मैंने बताया था हेक्सर ओलिन ने दी थी, इसमें ओलिन का पूरा नाम दे दिया है आपको। क्या दिया है? बर्टिल ओलिन। तो कभी कभी आपको फुल नेम भी दे देते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी आपकी दी थी बर्टिल ओलिन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्टिल ओलिन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए HO थ्योरी मीन्स टू से समझ गए ना, हेक्सर ओलिन थ्योरी एक्सप्लेन्स
इंटरनेशनल ट्रेड इन टर्म्स ऑफ। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ने इंटरनेशनल ट्रेड को किस माध्यम से व्याख्या की है, किस तरीके से इसकी व्याख्या की है इस सिद्धांत की। तो देखिए, डिमांड डिफरेंसेस, मांग में अंतर के अकॉर्डिंग, डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट, कारक बंदोबस्ती में अंतर, डिफरेंसेस इन लेबर प्रोडक्टिविटी, श्रम उत्पादकता में अंतर, या फिर नन ऑफ द अबव। अब जिसको इसका रियल नेम पता है हेक्सर-ओहलिन थ्योरी का, उनके लिए बहुत इजी बन जाता है ये क्वेश्चन, राइट। तो जल्दी से सब मुझे इसका आंसर बताएंगे। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, तो किन में डिफरेंसेस होगा, दो देशों के कारकों में, फैक्टर्स में जब परिवर्तन कौन सा सिद्धांत करता है इसकी व्याख्या आपका करता है हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। आई होप अच्छे से क्लियर है आपको। बहुत देखिए, देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं, बट ये जब एग्जाम में पुटअप होते हैं तो हमें कंसंट्रेशन के साथ इनको करना होता है, क्योंकि ऑप्शंस में हमें घुमा देते हैं, पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो है आपका डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर्ड इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आर। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कहाँ पे काम में लिए जाते हैं आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के इम्पोर्टेंट कारक, ठीक है। कौन कौन से हैं तो हमने अच्छे से लास्ट क्लास में ही IPLC को पढ़ा है, तो आप जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। ए है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीकी नवाचार, फिर है मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार का ढांचा, बोथ A एंड B और नाइदर A नॉट B। तो जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताइए। जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा था, कल की क्लास ली थी, तो मैं बता देती हूँ, मैंने आपको दिया था न्यू इनोवेशन, आईफोन का एग्जाम्पल दिया था, याद है आप सबको, राइट। तो यहाँ पे इनोवेशन तो हो ही जाएगा। फिर है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी पढ़ा था हमने कि प्रोडक्ट का मार्केट क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं IPLC में, दोनों हमने पढ़ी थी। कौन कौन सा, एक हमने पढ़ा था एक्सपोर्टर बिकम इम्पोर्टर, और एक मार्केट शिफ्टिंग, अच्छे से पढ़ा था, याद है ना सबको। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी और मार्केट स्ट्रक्चर भी दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं किसमें, आपकी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के अंदर। तो हियर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। चलिए, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, किस थ्योरी के अनुसार वन कंट्री में बी मोर एफिशिएंट, एक कंट्री अधिक कुशलता से, मतलब अधिक कुशल होती है इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर गुड, एक किसी गुड को प्रोड्यूस करने में, देन अनदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री से, एंड दैट अनदर कंट्री में भी कैपेबल, और दूसरी कंट्री भी कैपेबल होती है टू प्रोड्यूस ऑफ प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड, दूसरा कोई सामान मोर एफिशिएंटली, अधिक कुशलतापूर्वक प्रोडक्शन करने से, देन द फर्स्ट वन, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, अगर याद हो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको व्हीट और राइस का, टू कंट्रीज़ का, टू कमोडिटीज़ का, ठीक है। तो मुझे बताइए किसके अंदर अच्छे से हमने पढ़ा था ये वाला जो एग्जाम्पल था उसको। आपकी फर्स्ट है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में पढ़ा था, या फिर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में, देन थ्योरी ऑफ IPLC में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं पढ़ा था। तो मुझे आंसर दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स।
वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, पूर्ण लाभ का सिद्धांत, उनका बिल्कुल करेक्ट है। याद कीजिए हमने जब पढ़ी थी एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, उनमें हमने 2 कमोडिटीज़ ली थी 2 कंट्रीज़ में कि एक कंट्री ज़्यादा अच्छे से कुशलता से प्रोडक्शन कर पा रही है दूसरे देश की तुलना में, यानी इंडिया तो व्हीट अच्छे से बना पा रही है अधिक कुशलता से, और यूएसए आपका क्या बना पा रहा है, राइस बना पा रहे हैं, है ना। याद है सबको, हमने अच्छे से पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, पूर्ण लाभ का सिद्धांत। जो किसने दिया था बताओ, एडम स्मिथ ने, राइट। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ IPLC मीन्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर्स। तो ये 4 स्टेजेस दी गई है, इनको आपको क्या करना है, एकदम सीक्वेंस वाइज इनको आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आपके स्टेजेस हैं, कौन कौन सी है देखिए। पहले लिखा है परिपक्वता चरण, मैच्योरिटी स्टेज, फिर है इंट्रोडक्टरी स्टेज, प्रारंभिक चरण, फिर है डिक्लाइन स्टेज, गिरावट चरण, और है फिर ग्रोथ स्टेज, विकास चरण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल करेक्ट करेंगे। तो जल्दी से मुझे आंसर्स बताएंगे आप सभी। वेरी गुड, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रारंभिक चरण तो सबसे पहले आएगा ही, तो 2 आ जाएगा। तो इसी से हम ऑप्शन नंबर ए को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। स्टेजेस में देखिए सबसे पहले आती है आपकी इंट्रोडक्टरी स्टेज, प्रारंभिक चरण, फिर आएगी आपकी कौन सी बोलो, ग्रोथ स्टेज, राइट। एंड आफ्टर दैट कौन सी आ जाएगी, परिपक्वता अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज, एंड लास्ट आपकी रहेगी डिक्लाइनिंग स्टेज, गिरावट की चरण, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा आपका 2 4 1 3। तो आपका यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा जो आपका सेंटेंस है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो सेंटेंसेस को अच्छे से रीड आउट करना है। पहले तो देखिए यहाँ पे, कंट्री शुड एक्सपोर्ट मोर देन दे इम्पोर्ट एज पर द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म थ्योरी याद आ रहा है कुछ, क्या बताए यहाँ पे कि कंट्री शुड एक्सपोर्ट मतलब ज़्यादा क्या करना चाहिए, देश को निर्यात करना चाहिए, मोर देन दे इम्पोर्ट, जितना वो आयात करते हैं उससे ज़्यादा। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मर्केंटलिज्म के अकॉर्डिंग। क्या ये सही है, आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है बी ऑप्शन, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, इज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। तो बताना है क्या ये सही है। फिर ऑप्शन सी, क्या दोनों सेंटेंस सही है, बोथ ए एंड बी, एंड डी है आपका नन ऑफ द अबव। चलिए तो मुझे आंसर बताइए जल्दी से। हाँ जी, वेरी गुड। अब देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो बिल्कुल सही है। मर्केंटलिज्म में तो ऐसा होता है कि निर्यात आयात से क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो चाहिए। अब हमें देखना किसे है, सेंटेंस 2 को। क्या बोल रहा है कि कंपैरेटिव एडवांटेज एडम स्मिथ ने दी थी। क्या ऐसा था स्टूडेंट्स रियल में? नहीं मैम, कंपैरेटिव एडवांटेज तो डेविड रिकार्डो ने दी थी या नहीं दी थी बोलो। तो ये क्या है आपका, रॉन्ग है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्री शुड एक्सपोर्ट मोर देन दे इम्पोर्ट एज पर द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। सिर्फ यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए, अभी तक की क्लासेस में हमने हमारे कर लिए हैं
2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और सेकंड चैप्टर में हमने ये सारी थ्योरीज पढ़ ली है। साथ ही साथ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, कौन कौन से बोलो, गेन फ्रॉम ट्रेड और एक था आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें, वो दोनों हमने अच्छे से देख लिया। और फिर हमने किए थे मैम, क्या किए थे, एमसीक्यूज, किसके, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके। ठीक है, तो मुझे सब अपने स्कोर्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 10 में से। ठीक है, जिससे आपको क्या लगेगा, अपनी एफिशिएंसी का पता चलेगा कि आपने रिवाइज करने के बाद किसने कितने क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए और आपने वो करेक्ट किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एमसीक्यूज इफेक्टिव लगे हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स की उन सबके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे क्लासेस के रिगार्डिंग। और ये सारी सोशल साइट्स और फिलर फॉर्म की वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हैं फिलर फॉर्म को और अपडेट्स ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए।